हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ज्योग्राफी बाई कैथल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे समुद्र विज्ञान। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, उसका औसत ढाल कितना है। 1 डिग्री से 8 डिग्री, 3 डिग्री से 5 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री या 2 डिग्री से 5 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 डिग्री से 3 डिग्री ढाल रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। महासागरीय मैदान नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। समस्त महासागरीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग विस्तृत है। महासागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, तो समस्त महासागरीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग विस्तृत है। ऑप्शन ए 75.9%, ऑप्शन बी 80.3%, ऑप्शन सी 80.1% या ऑप्शन डी 54.9%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75.9%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महासागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। 20 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ, ऑप्शन बी 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, या 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, या 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ में। क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर का चयन करें। स्वायर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पोर्टोरिको पश्चिमी द्वीप समूह में, क्यूराइल सखालिन द्वीप समूह में, रोम से उत्तरी अटलांटिक द्वीप समूह में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम से उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं, बाकी सब सही है। ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी रोम से उत्तरी अटलांटिक महासागर में न होकर ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ये सब जितने भी हैं ये हमारे गर्त हैं जो महासागरों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विबिल टॉमसन कटक किस महासागर में स्थित है। विबिल टॉमसन कटक किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो हमारे किसमें से ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 6, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है। 3800 मीटर, 4000 मीटर, 4200 मीटर या 5000 मीटर। तो कितनी है, लगभग 4000 मीटर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 7, ओशन क्लीनअप परियोजना किस महासागर में शुरू की गई है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है उच्चतादर्शी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। उच्चतादर्शी यानी समुद्रों की गहराई और स्थानों की ऊंचाई को जो एक इक्वल में देखता है उसे उच्चतादर्शी कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी कौशीना महोदय ने उच्चतादर्शी का निर्माण सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न को सुमेलित करें। चैलेंजर उभार क्या उत्तरी अटलांटिक में, डॉल्फिन उभार दक्षिणी अटलांटिक में किया, टोंगा कटक प्रशांत महासागर में, या अल्बाट्रॉस पठार उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो इसमें कौन सा सही होगा। चैलेंजर हमारा अभियान है
ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो ए का सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में सेकंड है और ऑप्शन सी में सेकंड है। और आगे देखते हैं, डॉल्फिन उभार जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, तो बी का 1 होना चाहिए इसमें, बी का 1। तो बी का 1 हमारा किस में है, सी में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा, यानी सी का हमारा टोंगा कटक उत्तरी प्रशांत महासागर में और अल्बाट्रॉस कटक प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वींसलैंड पठार की अवस्थिति है कहाँ? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। तो ये कहाँ है क्वींसलैंड? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 11, समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत मग्न भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं? 8% पर, 8.5% पर, या 12.4% पर, या 7% पर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.5% भाग पर महासागरीय मग्न तट पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में सही का चुनाव करें। ठीक, महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, सही है। कह रहा है ऑप्शन बी, महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है अटलांटिक महासागर में सागरीय मैदान अधिक पाए जाते हैं। या ऑप्शन डी, भारतीय मग्न तट पश्चिमी मग्न तट पूर्वी मग्न तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर में सागरीय मैदान उतने अधिक नहीं पाए जाते हैं जितना प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी है, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उभार पाए जाते हैं, या जिसको बोलते हैं कटक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अंतः सागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत किसने दिया है? सैलिस ने, फ्लोरेंस ने, या A+B दोनों ने, या डी डिटमार महोदय ने? तो A+B दोनों ने मिलकर, सैलिस और फ्लोरेंस ने मिलकर अंतः सागरीय घनत्व सिद्धांत दिया है। अंतः यानी गहराई सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, पटल विरूपणी सिद्धांत के अनुसार भूसंचलन के कारण महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर भ्रंशन के कारण किसका निर्माण होता है? रिक्त स्थान को भरें वही। ऑप्शन ए भ्रंश का, ग्राबेन का, गर्त का, कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राबेन का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शेपर्ड तथा बियर्ड ने लगभग कितने कैनियनों का अध्ययन किया था? 100, 102, 104 या 106? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 102 का शेपर्ड तथा बियर्ड ने कैनियनों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा निम्न में सुमेलित नहीं है। करगुलेन गॉसबर्ग कटक अटलांटिक महासागर में, या चाइगोस सेंट पॉल कटक हिंद महासागर में नहीं, या अगस्टार्डम कटक हिंद महासागर में नहीं, या कर्मडेक गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो ये है जो करगुलेन गॉसबर्ग कटक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। चाइगोस सेंट पॉल कटक हिंद महासागर में है, अगस्टर्डम कटक हिंद महासागर में है, और कर्माडेक गर्त प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 17, महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर संकरी गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतःसागरीय कांद्राएं, ऑप्शन बी कैनियन, ऑप्शन सी गर्त, या ऑप्शन डी A+B दोनों? इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी A+B दोनों। अंतःसागरीय कांद्राएं भी कहते हैं और उनको कैनियन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 17.5 डिग्री सेल्सियस। आपसे हो जाएगा ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस। 19 नंबर एक कथन है, कह रहा है कथन ए, सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। कारण क्या कह रहा है? अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ये बी, ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। या सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। आर सही है परंतु ए गलत है। तो इसमें व्याख्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापांतर कितना निश्चित किया गया है? 17.2 डिग्री सेल्सियस, 18.2 डिग्री सेल्सियस, 5.2 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापांतर है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सही उत्तर का चुनाव करें। प्रशांत महासागर का तापक्रम 17.03 डिग्री सेल्सियस, ये बी अटलांटिक महासागर का तापक्रम 19.10 डिग्री सेल्सियस, हिंद महासागर का तापमान 16.9100 डिग्री सेल्सियस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं, इनका टेम्परेचर तीनों का सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर तक प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन वास्तव में कितनी गहराई तक सागरीय जल को गर्म करने में अधिक प्रभावपूर्ण है? खाली स्थान भरें। 20 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर या 60 मीटर। तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 मीटर तक ये सागर के पानी को गर्म कर सकती हैं, लेकिन प्रवेश 200 मीटर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कथन कारण का है, कह रहा है महासागरीय सतह का तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कम होता जाता है। कारण कथन क्या कह रहा है? और सागर नितल का तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक समान रहता है। क्वेश्चन ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारे इसमें सही हो जाएगा ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन किस परत की विशेषता है? थर्मोक्लाइन परत, सरफेस परत या लोअर परत। इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो चलो देखते हैं 24 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए थर्मोक्लाइन परत। क्वेश्चन नंबर 25, महासागरीय जल के घनत्व में नियंत्रण कारक के बीच संबंध में कौन सा गलत है? तापमान तथा घनत्व में सामान्यतः विलोम संबंध है, सागरीय जल की लवणता और घनत्व में सीधा संबंध है, या सी दबाव तथा सागरीय जल के संबंध में सीधा धनात्मक संबंध है, या डी इनमें से कोई नहीं। तब 25 के इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सभी सही है, ये सविंदर सिंह की बुक से लिया गया है, सब आप देख सकते हैं प्रमाण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग जिसमें सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन, पाइक्लोक्लाइन या
ग्रोथ क्लाइन या डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, पाइक्नोक्लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों के 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग जिसमें सागरीय जल की लवणता में तेजी से परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पाइनोक्लाइन, ऑप्शन बी हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी नीमोक्लाइन या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 27 किस में हो जाएगा, ऑप्शन बी हेलोक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित करें नाम और मात्रा, यानी समुद्र में कितना कौन सा तत्व पाया जाता है जल में। कैल्शियम सल्फेट कितना पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट 0. कैल्शियम सल्फेट पाया जाएगा 1.26 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123%। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट 0.863%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.073%। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में गलत उत्तर का चयन करें। वर्षा के कारण लवणता घटती है। यह ऑप्शन बी कह रहा है बड़ी नदियों का जल महासागरों में आने से तटीय जल में लवणता कम होती है। सी कह रहा है उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरीय लवणता बढ़ती है। या ऑप्शन डी महासागरों में लवणता के लंबवत वितरण को समलवण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महासागरीय में लवणता के लंबवत वितरण नहीं जबकि क्षैतिज वितरण होता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, महासागरों में उच्चतम लवणता पाई जाती है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ। तो कौन सही हो जाएगी इसमें, ऑप्शन ए 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच लवणता अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 जेनकिंस महोदय ने लवणता के आधार पर सागरों को कितने भागों में बांटा, 5, 3, 2, 1। तो 3 भागों में बांटा है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है कितनी, 34.67%, 35.67%, 36.67% या 33.67%। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी 35.67% प्रति हजार है, ये प्रतिशत नहीं प्रति हजार पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 मृत्तिका का वर्गीकरण किसने किया, लाल मृत्तिका का वर्गीकरण किसने किया, जो समुद्रों में लाल मृत्तिका पाई जाती है उसका वर्गीकरण किसने किया। ऑप्शन ए विविल थॉम्सन, बी मर्रे, सी जेनिकिंस या ऑप्शन डी A+B दोनों। तो 33 का हो जाएगा मरे महोदय ने किया था। फिर आ गया हमारा मिलान वाला क्वेश्चन, सुमेलित करें बजरी, रेत, सिल्ट और मृत्तिका इसमें कितने छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो मिलान करना है हमको। तो इसमें बजरी का जो है वो पहला सही हो जाएगा 2 से 2.56 mm। रेत है तो रेत होगा जाके 1 से 1/16। सिल्ट हो जाएगा 1 से सेकेंड नंबर 1 से 1/17 से 1/256। मृत्तिका को हो जाएगा ऑप्शन 3
A/256 से A/1/1/8,992 mm। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बजरी आ जाएगा, एक में ही रहेगा। रेत चौथे नंबर पे, सिल्ट हो जाएगा सेकंड नंबर पे, और मृतिका थर्ड नंबर पे। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ सागर दिए हैं, दूसरी तरफ उसकी लवणता दिए है। शुरू करते हैं। लाल सागर में कितनी लवणता पाई जाएगी? लगभग 37 से 41% तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। फिर क्या कह रहा है? भारत की खाड़ी की लवणता, इसका हो जाएगा 37 से 38, सेकेंड नंबर। रूम सागर की सेकेंड 37 से 39, और कैस्पियन सागर की 35 से 36। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 35 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 36, सर्वप्रथम महासागरीय निक्षेपों का शुद्ध वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? मरे ने, विविल थॉमसन ने, केल्विन ने या कांट ने? तो किसने किया सर्वप्रथम? मर्रे महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, पृथ्वी के इतिहास का जीवाश्म किसे कहा जाता है? पृथ्वी के इतिहास का जीवाश्म किसे कहा जाता है? लाल मृतिका को, पंख को, नीली पंख को या टेरापॉड को? तो किसको कहा जाता है? लाल मृतिका को, क्योंकि ये जहाँ लावा से बनी हुई होती है, और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हुए थे, इस वजह। क्वेश्चन नंबर 38, नीला पंख का सर्वाधिक निक्षेप किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या डी कोई नहीं? कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 39, सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को क्या कहा जाता है? नेरेटिक पदार्थ, पेलेजिक पदार्थ या टेरापोड, ऊज या डायटम? तो क्या कहा जाता है? नेरेटिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लोबिजेरिना सर्वाधिक किस महासागर में पाया जाता है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या डी कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा ग्लोबिजेरिना हिंद महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पंख का वर्गीकरण किसने किया? मर्रे ने, कौसिना ने, केल्विन ने या लिट्टे ने? तो किसने किया है? मर्रे महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सिजगी, युति वियुति या A+B दोनों या डी वियुति सिर्फ? तो 42 का सी हो जाएगा, A+B दोनों। सिजगी और युति वियुत दोनों कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णमासी या डी कोई नहीं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक सीध में होते हैं, यानी यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ चंद्रमा हो गई, ये सन हो गया, ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया। ठीक, तो इसका प्रकाश सीधा इसमें पड़ता है चंद्रमा पे, इस वजह से यहाँ पे छाया बन जाती है दिन में, तो कुछ दिखाई नहीं देता, तभी सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कब होती? अपभू को, उपभू को, उपसौर को या
अपसौर को। इसमें 44 नंबर हो जाएगा। अधिकतम दूरी अपभू को होती है। आज के दिन इतने ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद।